हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज हम अपने रिवीजन सेशन सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फ्रेंड, आज की क्लास में हम ना सिर्फ भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए, जो नए आविष्कार हुए और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें आज की क्लास में रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके जो आने वाला एग्जाम है यानी कि 5 दिसंबर यूपीपीसीएस आरओ एआरओ, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस क्लास को तो ध्यान से करिएगा। तो आइए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे भारत के परिदृश्य में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, हम उन्हें एक एक करके रिवीजन करेंगे। फ्रेंड, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित टर्मोलॉजी आते हैं, जो टर्मोलॉजी होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, वो आपको आ रहे होंगे। जैसे कि जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एलोबरेट करके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, हमारे पास समय कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसलिए ये चूंकि करंट अफेयर्स की क्लास है, ना कि हम अपने जो स्टैटिक्स पोर्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03। फ्रेंड, ये मिशन जो है असफल रहा। दुर्भाग्यवश जैसे ही इस मिशन को लॉन्च किया गया, इस उपग्रह को लॉन्च किया गया, किसी तकनीकी कारणों की वजह से ये 5 मिनट बाद ही ये मिशन जो है, ये उपग्रह जो है वो असफल हो गया। दुर्भाग्यवश जैसा भी परिस्थिति थी, जो कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी ये असफल होने के बावजूद भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03, जिसे हम जीएसएलवी F10 यानी कि इस रॉकेट से लॉन्च किए थे। तो इसको देखते हैं। तो ये देखा जाए, ये इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार। फ्रेंड, शार क्या होता है? शार की अगर बात करें तो ये श्रीहरिकोटा भारत का स्पेस पोर्ट होता है। ठीक है, तो शार जो है ना, ये भारत का एक स्पेस पोर्ट होता है और देखा जाए यहीं से जितने भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो होते हैं वो यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, शार श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को भी यहीं से यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इस उपग्रह को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो प्रक्षेपण के लगभग 5 मिनट बाद तकनीकी खराबी आने के कारण स्थापित होने में असफल रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने असफलता के बावजूद भी ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसे देखा जाए जीएसएलवी यानी कि जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट जीएसएलवी F10 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड, ये जो उपग्रह है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी उपग्रह, हम जो अवलोकन उपग्रह है, ये एक तरीके से रिमोट सेंसिंग तकनीकी से लेस ये उपग्रह था, और जो कि क्या करता, ये पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करता। ठीक है, EOS की बात कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है वो नए जनरेशन का उपग्रह था। और ये देखा जाए, जब ये लॉन्च हो जाता और ये अगर सफल होता, ठीक है, तो ये क्या करता, जो हमारा देश है उसके बहुत बड़े हिस्से का लगभग वास्तविक समय की छवियां ये प्रदान करता है, यानी कि पिक्चर्स। ठीक है, और इन छवियों का कहाँ प्रयोग कर सकते थे हम? जो ये पिक्चर्स जो हमें ये छवियाँ देता, जो कि उनका उपयोग हम, जैसे कि बाढ़ हो गया, चक्रवात जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हो गई, जो जल निकाय हो गए, जो फसल हो गए, जो वनस्पति और जो वन आवरण है, उनकी निगरानी करने के लिए इन छवियों का क्या कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्या बताया जाए कि ये जैसा कि हमने बताया कि लॉन्च के समय में ही जो ये जीएसएलवी जो रॉकेट है, उसमें जब ये लिफ्ट ऑफ के दौरान ही लगभग 5 मिनट बाद ही इस तक मतलब ये जो मिशन है वो सफल हो गया। तकनीकी कारणों से ये जो है लॉन्च नहीं हो सका। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें तो जीएसएलवी की फ्रेंड, जो कि ये एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है और जिसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? इसको किया गया था इसरो के द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया था। और फ्रेंड, जो इसकी खासियत ये होती है जीएसएलवी की कि ये जो उसी दिशा में कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है जिस दिशा में जो है वो पृथ्वी घूम रही होती है। ठीक है, तो उसी दिशा में इसको प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा पीएसएलवी C51 या फिर जिसे कहते हैं अमेजोनिया 1 मिशन। ठीक है, अमेजोनिया अमेजन के जंगल कहाँ है? ब्राजील में है। ठीक है, तो ये वहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं।
PSLV C51। ठीक है, तो ये देखा जाए ये 2021 का इसरो का पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, तो जो इसरो का पहला अंतरिक्ष यान था वो था PSLV C51 2021 का। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष यान से ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 के माध्यम से 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ठीक है, तो ये 19 उपग्रह जो थे वो सिर्फ भारत के नहीं थे, अन्य देशों के भी थे, ब्राजील के एक थे, तो इसीलिए इसको PSLV C51 था। यानी कि ये था, इसमें कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, इसमें 19 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। और ये देखा जाए ये मिशन जो था वो PSLV का 53वां मिशन था। आइए देखते हैं ये कौन कौन से उपग्रह थे। इसमें देखा जाए PSLV C51 एमेजोनिया 1 इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला समर्पित वाणिज्य मिशन था। ठीक है, तो ये देखा जाए ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये PSLV, ये इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है और ये उसका ही ये पहला ही वाणिज्य मिशन था। ठीक है, PSLV C51 ध्यान रखिएगा, इसलिए अपने आप इंपॉर्टेंट है। ये एक जो है न्यू स्पेस इंडिया जो है ना, ये इसरो की एक वाणिज्यिक इकाई है, कॉमर्शियल देखा जाए तो इसमें ये हम आगे भी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये कॉमर्शियल ब्रांच है और इसी के द्वारा जो है पहली जो सैटेलाइट लॉन्च की गई वो PSLV C51 है। और इस मिशन में देखा जाए तो ब्राजील के एमेजोनिया 1 और अमेरिका के 13 और भारत के 5 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। तो जो 19 उपग्रह हैं जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, PSLV जो C51 जो मिशन है जो सैटेलाइट है उसमें देखा जाए तो इसमें एक जो है एमेजोनिया यानी कि एक ब्राजील का है, कौन सा है ये एमेजोनिया 1 है, और देखा जाए अमेरिका के 13 है और भारत के कितने हैं 5 उपग्रह जो है इसमें प्रक्षेपित किए गए हैं। चूंकि हम जब बात कर रहे हैं अमेजोनिया का, तो अमेजोनिया जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्राजील के अमेजन क्षेत्र की निगरानी करेगा। तो जो अमेजन क्षेत्र में जो निवर्णीकरण हो रहा है यानी कि जो वहां वनों की कटाई हो रही है, उन वनों की कटाई की निगरानी किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो PSLV C51 जिसे हम अमेजोनिया 1 कह रहे हैं इसी के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़ा गया है उसके ही द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। ठीक है, बाकी हम जो बात करते हैं अन्य सैटेलाइट में, जो भारत की 5 सैटेलाइट है उसमें देखिए क्या है, एक आपका यूनिटी सेट है, दूसरा आपका सतीश धवन सैटेलाइट है, तीसरा आपका सिंधु नेत्र है। जो यूनिटी सेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड, इसकी खासियत देखो ये क्या है, ये एक रेडियो प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो रेडियो प्रसारण सेवा को लॉन्च करने के लिए यूनिटी सेट है जिसमें देखा जाए तो 3 उपग्रहों को संयोजन किया गया, इसमें 3 उपग्रहों को मिला करके एक उपग्रह छोड़ा गया यूनिटी सेट। यहाँ पे दूसरी बात करते हैं सतीश धवन सैटेलाइट। तो सतीश धवन सैटेलाइट फ्रेंड ये एक नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, नैनो सैटेलाइट है जिसको किसके लिए छोड़ा गया है, अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए। तो ये तो जो सतीश धवन सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करेगा। और वहीं बात करते हैं सिंधु नेत्र, नेत्र से ही पता चलता है किसी चीज की निगरानी करेगा। भाई किसकी निगरानी करेगा, ये जो सिंधु नेत्र है ये उपग्रह जो है ये एक इमेजिंग माध्यम से जो संदिग्ध जो जहाज होते हैं ना उनकी पहचान करने में सिंधु नेत्र जो है वो मदद करेगा। तो ये थे हमारे जो PSLV C51 जो मिशन था उसके तहत जो 19 उपग्रह लॉन्च किए गए जिसमें से एक ब्राजील का है, 13 अमेरिका का है और आपके 5 हैं। और 5 में हमने देख लिया कौन कौन से थे, यूनिटी सेट थे, सतीश धवन सैटेलाइट थे और 5वां दूसरा जो आपका सिंधु नेत्र था। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं मांग संचालित उपग्रह मिशन। नाम से पता चल रहा है मांग संचालित, ऐसा लग रहा है कि मैं भी मांग रही हूँ, मुझे भी चाहिए भाई, मैं भी जा रही हूँ और मेरे को बोल दे मुझे तो सैटेलाइट लॉन्च करनी है, चलो भाई लॉन्च करो। तो कुछ इसी टाइप का है, इसको थोड़ा सा ना अपने नॉर्मल चीज़ों में मतलब थोड़ा सा इजी वे में समझने की प्रयास करो कि ये देखा जाए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, जैसा कि मैंने बताया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, इसरो की मतलब वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, ने सरकार द्वारा घोषित अंतरिक्ष सुधारों के एक हिस्से के रूप में अपने पहले मांग संचालित उपग्रह मिशन की घोषणा किया। किसने किया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किया है। किस बारे में, जो सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अंतरिक्ष सुधारों में, उन अंतरिक्ष सुधारों के एक हिस्से के रूप में मांग संचालित उपग्रह मिशन को लॉन्च किया गया। यह देखा जाए मार्च 2019 में निगमित न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को मांग संचालित मॉडल पर जो परिचालन उपग्रह मिशन शुरू करने के लिए अनिवार्य किया गया, जिसमें से उपग्रहों के निर्माण, लॉन्च, स्वामित्व और संचालन अपने प्रतिबद्ध ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई। तो एक तरीके से इसके बारे में देखा जाए जो ये मिशन है ना, इस मिशन के तहत जो ये न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है इसके पास जो है अपने प्रतिबद्ध ग्राहकों को, यानी कि कोई गया उनके पास,
वो बोलता है भाई मुझे ना सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो ये जो है, ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो क्या करेगा, उसके पास जो है अपने प्रतिबद्ध जो उपभोक्ता रहेंगे उनके उपग्रहों को बनाने के लिए, चलो ठीक है मैंने आपके सैटेलाइट को बनाया, मैं फिर उनके इन सैटेलाइट को प्रक्षेपण करने की, इन सैटेलाइट को क्या करने की, उपग्रहों को जो है संचालन करने की और उस इनसे संबंधित जो सेवाएं करने की जो जिम्मेदारी होगी वो इसी के पास होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेगा। इस पहल के हिस्से के रूप में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 नाम का अपना पहला मांग संचालित उपग्रह मिशन जो है शुरू किया, जो कि 4 टन वर्ग क्यू बैंड का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो था यानी कि GSAT-24 को है जो ये इसके द्वारा सबसे पहला जो मिशन शुरू किया गया वो GSAT-24 है, और GSAT-24 को जो है इसरो के द्वारा निर्मित करवा रहा है, कौन करवा रहा है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और जो लॉन्च किया जाएगा इसको किया जाएगा एरियन स्पेस द्वारा संचालित, जो एरियन 5 जो है ना उसके द्वारा, जो एरियन 5 लॉन्चर है उसके द्वारा इस GSAT-24 को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किसकी वाणिज्यिक इकाई है, इसरो की है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलिए अब अगला है हमारा इंसॉककोग। इसको ऐसे समझो ये क्या है, एक तरीके से ये जो है एक हम लोगों ने कल देखा था ना, कंसोर्टियम टाइप का ही है, कुछ जितनी भी जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं ना उनका एक संघ टाइप का है। तो ये इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम को संयुक्त रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से क्या किया गया, शुरू किया गया। कौन कौन है, एक आपका मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और एक विभाग जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो देखा जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से किसको शुरू किया गया है, इसको इंसॉक को शुरू किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है रोगों की गतिशीलता और गंभीरता को समझने के लिए नैदानिक नमूनों की अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करना। फ्रेंड, जो आपने सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो उस दौरान यूके का जो वेरिएंट आपने सुना होगा। ठीक है, यूके का वेरिएंट जब उसका उद्भव हुआ तो उसी के बाद जो है ना इंसॉक को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और एक तरीके से इसका उद्देश्य क्या है कि जो वायरस है, ठीक है, जो वायरस है जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, उन वायरसेस का क्या करना, निगरानी करना, उनके लक्षणों का वर्णन करना और जीनोम अनुक्रमण में तेजी लाना, यही इंसॉक का क्या है, एक तरीके से उद्देश्य है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए इसको एक कंसोर्टियम जैसा बनाया गया जिसमें देखा जाए SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करने के लिए 10 राष्ट्रीय प्रयोगशाला का समूह बनाया गया है। और ये जो 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समूह है उसको क्या कहा जाएगा, इंसॉककोग लैब्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन शामिल है इसको शुरू करने में। ठीक है, आइए अब अगला बढ़ते हैं। अगला है आई ड्रोन। ठीक है, आई ड्रोन यानी कि ड्रोन के माध्यम से दूर दराज रिमोट क्षेत्रों में मेडिसिन, कोविड-19 संबंधित जो औषधियां हैं, जो दवाएं हैं, उनको दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना, यही है आई ड्रोन। ठीक है, तो देखते हैं जीवन रक्षक टीकों तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, जिसे हम आई ड्रोन के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म क्या है, ICMR का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट का शुभारंभ किया। तो आई ड्रोन का शुभारंभ कहाँ किया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, किस उद्देश्य से, जीवन रक्षक टीकों को सभी तक पहुंच हो। ठीक है, यानी कि देश में जो है जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो एकदम अंतिम छोर का व्यक्ति, जिसे हम अंत्योदय भी कह सकते हैं, उन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से, के मकसद से आई ड्रोन सुविधा का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और यह पहली बार है जब दक्षिण एशिया में 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर कोविड-19 के टीके की परिवहन के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया। ठीक है, तो ये दक्षिण एशिया में इस तरीके का ड्रोन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का ये पहला इस तरीके का प्रयोग है, उपयोग है। ठीक है, तो ये चीज था, तो किसके द्वारा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, आई ड्रोन। अगला देखते हैं, अगला है मिशन आदित्य। फ्रेंड, मिशन आदित्य ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। ठीक है, तो सूरज मिशन है ये, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश के पहले सूर्य सैटेलाइट मिशन
आदित्य L1 के लिए नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों की निगरानी में हल्द्वानी में डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। सबसे मेन चीज पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्था है वो कहाँ पे है, वो नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। एक प्रश्न तो यही बन गया, एक संस्था से पूछा ही जाता है प्रश्न, आपको पता चल गया नैनीताल में। तो यहाँ पे नैनीताल में हल्द्वानी में एक डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, किसकी निगरानी के लिए, किस चीज़ के लिए, आपके सूर्य सैटेलाइट मिशन जो कि आदित्य L1 है। इसके लिए इसरो ने एरिस के साथ समझौता किया। एरिस यानी कि आदित्य प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्था, जो कि कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है, नैनीताल का उत्तराखंड में स्थित है, और इसके लिए इसरो ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो ये जो मिशन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, आदित्य मिशन की बात करूं तो ये वर्ष 2019 में जो है इसरो द्वारा इसको तैयार किया गया था, और ये इसरो द्वारा 2019 में देश के पहले सूर्य मिशन की घोषणा की गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कोविड आ गया, पैंडेमिक कोरोना के कारण जो है उस समय इसको लॉन्च नहीं किया जा सका। लेकिन अब जो है भारत वो योजना बना रहा है इसरो के द्वारा, यानी कि 2022 में या फिर हो सकता है 2023 में इस सूर्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है पॉसिबिलिटी है कि 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। और ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला क्या है, सूर्य मिशन है, जिसका नाम क्या है, आदित्य L1। ठीक है, और नोट देखा जाए तो इस तरह जो सूर्य मिशन लॉन्च करने वाले अभी तक के जो देश हैं वो देखिए अमेरिका है, यूरोपीय एजेंसी और जापान है। ठीक है, अभी तक इन्होंने ही सूर्य मिशन लॉन्च किया है। भारत भी अपना प्रयास में अब देखते हैं कौन जाता है, क्योंकि चाइना भी इस तरह का प्रोग्राम कर रहा है, रूस भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कितना हम सफल होते हैं, कितना हम असफल होते हैं, लेकिन आई विश कि हम सफल होंगे। अगला है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष समूह। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जब नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ा था तो वहाँ पे इस बारे में चर्चा किया था। ठीक है, सबसे बड़ा सौर वृक्ष समूह है किसके द्वारा देखा जाए तो CMIR ने दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है, जो कि कहाँ पे है, CMIR आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में, वहाँ लगाया गया है। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और अगर हम बात करते हैं CMIR की तो ये है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहीं पे ये जो जिनकी कॉलोनी है, आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल पे, वहीं पे देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है सौर वृक्ष जो है वो स्थापित किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सौर वृक्ष है ना, उसको जो डिज़ाइन है इस तरह उसको तैयार किया गया है फ्रेंड कि इसके जो प्रत्येक जो सोलर हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, उनका सोलर जो है फोटोवोल्टिक पैनल के को सूरज की रोशनी मिल सकती है। तो जितने भी जो प्रत्येक सोलर फोटोवोल्टिक पैनल है उनको सूरज की रोशनी मिल सकती है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम इसकी क्षमता की बात करते हैं फ्रेंड इस सौर वृक्ष की, तो ये इसकी क्षमता देख लीजिए क्या है, 11.5 kWp यानी कि किलोवाट्स पिक जो है वो इसकी क्षमता है। और इसकी जो सालाना क्षमता है वो 12,000 से लेकर के 14,000 यूनिट स्वच्छ और हरित विद्युत पैदा करने की। और साथ ही साथ जो ये विद्युत उत्पादन करेगा फ्रेंड, जो अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करेगा, और अतिरिक्त जो ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा ग्रिड में सुरक्षित भी रखा जा सकता है इसके द्वारा उत्पादित ऊर्जा को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष समूह, CMIR आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला है हाइपरसोनिक विंड टनल। विंड टनल यानी कि पवन सुरंग। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए क्या है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO के हैदराबाद स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में उन्नत हाइपरसोनिक पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा, राजनाथ जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो कहाँ पे किया गया, हाइपरसोनिक विंड टनल, ये हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में कहाँ पे किया गया, जो परिसर है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर है वहीं पे इसका किया गया है। जो ये पवन सुरंग फ्रेंड जो होती है उनका उपयोग देखिए विमानों, मिसाइलों आदि का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और इस तरह की जो सुविधा है वो भारत में देखा जाए, भारत इस तरह की सुविधा स्थापित करने वाला तीसरा देश बना। इसके पहले देखा जाए तो रूस और अमेरिका जो है इस तरह की जो उनके पास ऐसी सुविधा थी। तो रूस और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास ऐसी सुविधाएं हैं। तो ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल कहाँ पे, हैदराबाद में। हैदराबाद में कौन से परिसर में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर में किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन मिशन।
तो देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई। ठीक है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, यानी कि एक तरीके से इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने का रोड मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है इस मिशन के तहत। तो इस मिशन का देखा जाए उद्देश्य क्या है, भारत को हरित ऊर्जा उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में बनाना। ठीक है, तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन जो है ना फ्रेंड कई तरह के होता है। एक तो आप ब्लू हाइड्रोजन जानते हैं, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, उसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन की फ्रेंड अगर हम बात करें ना, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो कैसे बनता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसका उत्पादन होता है अक्षय ऊर्जा से। ठीक है, अक्षय ऊर्जा से इसका उत्पादन होता है। अक्षय ऊर्जा कौन कौन से, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकती। भाई ये कौन कौन सी हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, आपकी पवन ऊर्जा हो गई, ये सब अक्षय ऊर्जा हो गई। तो इन उत्पादन में जो ग्रीन ऊर्जा जो होता है, इसके उत्पादन में हम अक्षय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अक्षय ऊर्जा यानी कि जो सौर ऊर्जा होते हैं और पवन ऊर्जा, तो इनके द्वारा जो विद्युत होता है तो इसके तहत क्या किया जाएगा, जो विद्युत होता है, विद्युत के द्वारा जो जल, ठीक है, यानी कि जो आपका H2O होता है जल का फार्मूला, तो इस जल को H2O को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं और यहीं से हमें मिलता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, जब आप इसको तोड़ते हो ना, तो इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है ना, वो मात्र जल होता है और जल वाष्प होता है। तो आप समझ पा रहे हो ये कितना, एक तो आपको एनर्जी मिली, ऊर्जा का स्रोत मिला हाइड्रोजन, और इसको आपको बनाने में किसी भी तरह का पर्यावरण क्षति नहीं हुआ, जल हो गया, जलवाष्प हो गया, इस तरह से इससे क्या होगा कि आपका किसी भी तरह का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। तो यही कारण है कि एक तरीके से जो सरकार है वो हाइड्रोजन के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य कर रही है, ताकि जो हाइड्रोजन जो फ्यूल है इसके इस्तेमाल में देखा जाए तो बहुत सारी खासियत होती है। जो हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल से क्या होगा, एक तो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल घटेगा और इसके वजह से पर्यावरण प्रदूषण बहुत होता है, और दूसरी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा कच्चे तेलों के आयात पर निर्भर रहते हैं। तो जब आपके पास एक विकल्प आ जाएगा कि इन तेलों के विकल्प के रूप में आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके अपने जो क्षेत्र का जो सारी जो क्षेत्रों का जो हम कार्य करते हैं, परिवहन के क्षेत्र का, इन सब चीज़ों पे हम कार्य कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को एक विकल्प के रूप में सरकार लेके चल रही है, जिससे कि एक तो कच्चे तेलों पे आयात पे निर्भरता कम होगी, और सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो प्रदूषण पर लगाम लगाने का सबसे बड़ा इसमें फायदा देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस पहल में देखा जाए चूंकि परिवहन के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा, और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे हम एक हब जो है, वैश्विक हब बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। और जैसा कि आप जानते हैं जो नेशनल हाइड्रोजन जो मिशन है, इस पहल के तहत जो है स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन जो है विकल्प के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन देखा जाए पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में से जो है जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन है, उसका इस्तेमाल हम काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर समय दे दिया आपको, कारण यही था कि थोड़ा ये मिशन है, और जो कि 75वें जो यहाँ के 15 अगस्त पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी, घोषणा की गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर समय दिया। बाकी इसके बारे में बात करते हैं तो केंद्रीय बजट 2021-22 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो आपका राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को लॉन्च करने की भी घोषणा की गई थी, जिसके तहत देखा जाए हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, बाकी अगर फ्रेंड बात करें शायद अर्थव्यवस्था एक टर्म है, तो सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के रसायन शास्त्री जॉन ब्रुकिस के द्वारा जो है ये प्रस्तुत की गई थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले पढ़ते हैं। अगला है हमारा IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी से भैंस के बछड़े का जन्म। देखिए गाय के बच्चे का जन्म हो चुका है इस तकनीकी से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तकनीकी से, किस तकनीकी से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी से भैंस के बछड़े का भी जन्म हुआ है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले तो ये देख लो कि ये हुआ है गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेश गाँव में हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी से भैंस के बछड़े का जन्म। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, उसके पिक है। बाकी जो है यह देश का पहला बन्नी नस्ल का बछड़ा है जो कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीकी से पैदा हुआ है। फ्रेंड देखा जाए सरकार जो है ना वो देश में क्या करना चाह रही है, पशुधन में सुधार करना चाह रही है। ठीक है, पशुधन में सुधार कर रही है, जिसके वजह से क्या कर रही है कि इस तरीके की जो तकनीकी है उन तकनीकी को प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो IVF तकनीकी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी तकनीकी का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इस
तकनीक का इस्तेमाल करने का उद्देश्य ये है कि आनुवांशिक तौर पर जो है अच्छी माने जाने वाली भैंसों की संख्या को बढ़ाना। तो जब आपके पास अच्छी नस्ल की भैंस होगी तो यानी कि आपके दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो हम किसान की आमदनी को दुगना करने का सरकार का जो लक्ष्य है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छी नस्ल की उनके पास भैंस होगी तो उनके पास उनका जो दूध का उत्पादन होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, तो दूध के व्यापार में वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि इसी के वजह से सरकार जो है लगातार इन सब क्षेत्रों में कार्य कर रही है, इन सब तकनीकी को जो है वो प्रोत्साहन दे रही है, ठीक है। और बाकी अगर फ्रेंड बात करें दुनिया में जो है भैंस के दूध के उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है फ्रेंड? प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। तो भैंस के दूध के मामले में भारत का प्रथम स्थान। अगर हम गाय के दूध का पूछे कि भाई गाय के दूध के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो वो है यूएस, अमेरिका है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बन्नी नस्ल की थी, कहाँ पे हुआ है? गुजरात के सोमनाथ जिले में हुआ है, धनेज गांव में हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा मैक्स, इसको हम क्या कह सकते हैं? 1407, ठीक है। तो 1407 है यानी कि 1407 है, ये है क्या फ्रेंड? ये है सोयाबीन की एक नई किस्म है। सोयाबीन, जैसा कि आप यहाँ पे पिक में देख रहे हैं, सोयाबीन इज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है फ्रेंड? प्रोटीन जो होती है इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अमीनो एसिड, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और सोयाबीन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए इस क्षेत्र में जो कार्य किया गया है और इसमें एक नई जो है किस्म आई है वो है MACS 1407। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये देखा जाए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा MACS 1407 नामक सोयाबीन की एक नई उपज वाली और कीट रोधी किस्म जो है वो विकसित की गई है। तो ये क्या है? सोयाबीन की एक नई उपज जो है नई उच्च उपज वाली है, और इसी के साथ साथ ये क्या है कि कीट प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये इस तरीके से, इससे क्या होगा कि जो नई किस्म है वो भारत में क्या करेगी? सोयाबीन के उत्पादन में काफ़ी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। और ये जो नई किस्म है फ्रेंड, ये जो जिन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होगी, जैसे कि आप असम हो गया, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, उन क्षेत्रों के लिए ये जो नई किस्म है सोयाबीन की, वहाँ के क्षेत्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो फ्रेंड ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। इसके स्थापना की बात करें, किसकी स्थापना की बात करें? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, और इसके जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 2-deoxy-D-ग्लूकोज ड्रग्स, ठीक है। तो ये ड्रग्स है जिसको देखा जाए तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाएगा? इसके इस्तेमाल को अनुमति दे दी गई है फ्रेंड। लेकिन जब ये सेकंड वेव से आया था ना, उस दौरान जो लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे, लोगों को सांस लेने की समस्याएं हो रही थी, उस समस्या के दौरान इस ड्रग्स को जो है अनुमति दिया गया था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोरोना बीमारी के इलाज के लिए बनाई गई भारत की पहली ये स्वदेशी दवा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2-DG यानी कि 2-deoxy-D-ग्लूकोज को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर विकसित किया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जब सेकेंड वेव आई थी उस दौरान जो है यह दवा उन मरीजों की मदद करी जिन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये देश की जो भारत की पहली स्वदेशी दवा है। तो आपसे पूछा जा सकता है 2-DG क्या है? तो एक ड्रग्स है, ठीक है, दवा है, मेडिसिन है, जो कि सांस के जो मरीज थे जो पेंडेमिक के दौरान, उन पे काफ़ी ज़्यादा ये मददगार कार्य कर रही है। अगला है भारत का पहला कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट, ठीक है, क्यूसिम्स है ये। तो ये क्या है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? ये किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। और जब लॉन्च किया है तो विकसित देख लीजिए ये टूल किट किसके द्वारा किया गया है। तो क्विसम जो है वह स्वदेशी रूप से विकसित होने वाला अपनी तरह का पहला टूल किट है, जिसे देखा जाए IIC
बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की और सीडेक ने संयुक्त रूप से जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, तो आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की और सीडेक ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है, जिसे देखा जाए तो क्विसिम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या किया है, लॉन्च किया है। देख लेते हैं ये है क्या। तो इसका उद्देश्य क्या है, शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग में लागत प्रभावी तरीके से अनुसंधान करने में सक्षम बनाने, यानी कि जो शोधकर्ता हैं, जो छात्र हैं, उनको कम खर्चे में ही क्वांटम कंप्यूटिंग में बेहतर शोध करने का अवसर देना। तो एक तरीके से अगर हम ओवरऑल बात करते हैं क्यूसिम की, तो क्यूसिम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जो इससे संबंधित छात्र होंगे और जो यूजर्स को रियल क्वांटम हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग का कौशल हासिल करने में मदद करेगा। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा। ठीक है, किस चीज़ से, जो प्रोग्रामिंग है, किससे संबंधित, जो रियल क्वांटम हार्डवेयर की जो प्रोग्रामिंग है, उनकी डिज़ाइन है, उससे संबंधित जो कौशल आपको लेना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। कौन करेगा? क्विसिम करेगा, जो कि ये स्वदेशी है, अपनी तरह का ये पहला स्वदेशी टूल किट है, जिसको किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की और सीडेक लॉन्च किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, तो काफ़ी लागत प्रभावी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट। ठीक है, घरों में पेंट होते हैं, कलर लगते हैं, लेकिन ये खादी होगा, गोबर का बना होगा। टेंशन मत लीजिए, महक नहीं आएगी। ठीक है, कोई बदबू नहीं होगी। इसको इस तरीके से बनाया गया है, काफ़ी इको फ्रेंडली होगा। तो आइए देखते हैं इस पेंट के बारे में। देखते हैं कि गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट, राजस्थान के जयपुर में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? राजस्थान, गुजरात, जयपुर में किया गया। ठीक है, और ये देखा जाए एक तरीके से खादी प्राकृतिक जो है पेंट है, और ये देखा जाए इसकी खासियत देख लीजिए क्या है, इको फ्रेंडली है, किसी भी तरह का आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं देगा, नॉन टॉक्सिक है, किसी भी तरह का इसमें टॉक्सिक नहीं होगा। जैसा कि हम लोग घरों में जो पेंट लगाते हैं ना, उसमें टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो हमारे थोड़ा सा सांस की समस्याओं में प्रॉब्लम करती है। जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आती है, तो ये नॉन टॉक्सिक होगा भाई। किसी को कोई हेल्थ इशू नहीं आने वाली है। एंटी बैक्टीरियल होगा, कोई भी बैक्टीरिया इसमें नहीं होगा, आपके लिए अच्छा है। एंटी फंगल, कोई भी फंगल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बरसात हो, कुछ भी हो, बरसात वगैरह में जनरली फंगल्स वगैरह की समस्या आती है, ये एंटी फंगल होगा। और वॉशेबल पेंट होगा भाई, अगर कुछ आपकी दीवार पे गिर गया ना, फटाफट धुल दो, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा, अपने जैसा हो जाएगा। तो ये देखा जाए इको फ्रेंडली, नॉन टॉक्सिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और साथ ही साथ वॉशेबल पेंट है, जिसकी बिक्री की जिम्मेदारी देखिए किसके द्वारा दी गई, कि जिसकी बिक्री करेगा, कौन करेगा? खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? भारत का पहला खादी प्राकृतिक पेंट जो है, ये चीज़ राजस्थान, जयपुर में इसका किया गया है। ये गोबर से बना हुआ है, गाय के गोबर से। ठीक है, अगला है भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे इसको। ठीक है, एंटी बैग क्या है? सबसे पहली बात तो इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? इसको विकसित किया गया है आईआईटी रोपड़ द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी बैग, ठीक है, आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया, जो खराब होने वाले उत्पादों, इको और यहाँ तक कि शरीर के अंगों और रक्तीय संचार के दौरान आसपास के रियल टाइम तापमान दर्ज करता है। ठीक है, एक चीज़ इसको समझना, ये जो है जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लॉगर की। ठीक है, लॉगर क्या है? एंटी बैग। तो ये जो लॉगर है ना फ्रेंड, ये देखा जाए कितना छोटा सा होगा। यूएसबी जानते हैं, आपके यहाँ पास होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस के जितना ये इसकी साइज़ है। और जैसा कि ये क्या करेगा, जो लॉगर होगा ना, लॉगर के द्वारा जो दर्ज तापमान होगा, वो आगे जानने में यह मदद करेगा कि क्या दुनिया में कहीं से भी परिवहन की जाने वाली जो विशेष वस्तु है वो अभी तक उपयोग करने योग्य है या नहीं है, या तापमान भिन्नता के कारण ये जो वस्तु है वो नष्ट हो गई। जैसे कि मान लो आपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गए, एक देश से दूसरे से देश में गए, ठीक है, और आपने कोई सब्जियां ले ली है, कोई मांस है, कोई डेयरी प्रोडक्ट है, कुछ भी एनी प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं, तो जब आप एक देश से दूसरे देश में जाओगे, एक क्षेत्र से दूसरे, तो तापमान का वेरिएशन होगा ना, यानी कि टेम्परेचर बदल रहा है। उस बदलाव की वजह से अगर वो वस्तु खराब हो गई है, अब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वही ये जो है डेटा लॉगर जो है वो बताएगा। ठीक है, तो तापमान के दौरान, तो इस तरीके से देखा जाए, तो इस तरह से देखा जाए, ये एंटी बैग जो है वो तापमान डेटा
जो है वो लोग, जो तापमान डेटा लोग है वो उपभोक्ता को सलाह देता है कि यह जो है वस्तु, क्या यह वस्तु जो है यातायात वाली वस्तु जो है वो प्रयोग योग्य है या नहीं है, ठीक है। या फिर यात्रा के दौरान जो है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस दौरान जो है वो कोल्ड चेन के साथ कोई समझौता कर लिया गया है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये जो वस्तु है वो खराब हो चुकी, अब जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वही ये जो है एंटी टैग जो है वो आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ये 90 दिनों तक सिंगल चार्जेबल होता है और अपने आसपास के तापमान को रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि एक बार आपने चार्ज कर लिया तो 90 दिनों तक, लगभग 3 महीने तक ये आपके सारे तापमान को रिकॉर्ड करेगा और आपको बताएगा कि अगर आपने इन वस्तुओं को लेकर के दूसरे क्षेत्र में गए हैं और इस दौरान अगर कोई तापमान का फर्क हुआ है, उस तापमान के दौरान अगर कोई वस्तु खराब हो गई है और अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं बची है, तो वही ये बताएगा। तो ये सबसे पहला जो डेटा लॉगर, जो एंटी टैग है, वो किसके द्वारा विकसित किया गया, आईआईटी रोपड़ के द्वारा विकसित किया। इसी के अंतर्गत देखा जाए, आईआईटी रोपड़ के अंतर्गत एक विभाग है फ्रेंड जिसको अवध कहते हैं। तो इस डिवाइस को प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र अवध यानी कि कृषि एवं जल तकनीकी विकास केंद्र और उसके स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के अंतर्गत जो है वो विकसित किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला है हमारा इंद्रजाल। देख लीजिए, जाल की तरह लग रहा है ना, गुम्बद की तरह एकदम। तो देखते हैं भाई इंद्रजाल क्या है। तो इंद्रजाल फ्रेंड देखा जाए, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुम्बद विकसित किया है, जिसे क्या कहा जाता है, इंद्रजाल। भाई पहले की तरह वार नहीं होता है कि आपके यहाँ कोई घोड़े लेके दौड़ रहा है, कोई तो वो हथियार लेके दौड़ रहा है। अब के जो वार होते हैं ना फ्रेंड, साइबर अटैक किए जाते हैं। देखा जाए तो इस टाइप के वार होते हैं। तो फ्रेंड ये वही है, आपको सुरक्षित देने के लिए एक ड्रोन के अटैक किए जाते हैं, इस तरह के अटैक होते हैं। तो इन सब अटैक से आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक इंद्रजाल बनाया गया है। तो ये जो इंद्रजाल फ्रेंड है ना, वो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आधारित जो है, इसे जो है किसके तहत विकसित किया गया है, इस इंद्रजाल को इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित टेक्नोलॉजी के साथ जो है तैयार किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो यह जो है साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स, जो कि रियल टाइम के बेस पर जो है खतरे को भांप लेता है, ठीक है। और जैसे कोई अटैक हो रहा है, ठीक है, उसको ये तुरंत भांप लेगा और उसी के आधार पर तुरंत जो है वो एक्शन ले लेगा। यानी कि जैसे ही लग रहा है कि कोई अटैक होने वाला है, कोई ड्रोन का अटैक होने वाला है, कुछ भी, तुरंत ये क्या करेगा, ये जो इंद्रजाल है वो एक्टिव हो जाएगा और एक जालनुमा नेटवर्क जो है वो अपने आसपास बना लेगा, जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देख रहे हैं। यही है इंद्रजाल, जिसको कहाँ पे जो है विकसित किया गया है, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स ने इसको विकसित किया है। और इसको देखा जाए तो ये कितने जो है, इसकी क्षमता देखा जाए तो 1000 से लेकर के 2000 वर्ग किलोमीटर में हवाई खतरों से जो है वो रक्षा ये कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान। सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिक अभियान किससे संबंधित है, वो अंटार्कटिका से संबंधित है। फ्रेंड अंटार्कटिका जिसे हम सफ़ेद द्वीप भी कहते हैं, कारण वो पूरी तरीके से बर्फ से जमी हुई बिल्कुल सफ़ेद है, इसलिए हम अंटार्कटिका को क्या कहते हैं, हम कहते हैं सफ़ेद द्वीप, ठीक है। इस पे देखा जाए बहुत सारे शोध कार्य होते हैं, ठीक है। इस पे कोई रहता नहीं है लेकिन शोध कार्य होते हैं। तो जिस शोध कार्य में जो हमारे भारत की तरफ से जो अभियान चलाया गया है, उस अभियान का 40वां अभियान जो है वो हम उसे देख रहे हैं, जो कि 5 जनवरी 2021 को गोवा के मार्मा गोवा पोर्ट से अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान जो है शुरू किया गया था, ठीक है। इस अभियान की फ्रेंड शुरुआत कब की गई थी, 1981 में की गई थी इस अभियान की शुरुआत, ठीक है। अभी 40, अभी देखिए रिसेंटली, अभी नवंबर, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मतलब रिसेंटली 41वां अभियान भी किया गया। उसको हम लोगों ने यहाँ पे नहीं शामिल किया है, लेकिन वो भी 41वां जो है भारतीय वैज्ञानिक अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस अभियान में 4 दलों का था, 4 दल थे जो वहाँ पे के लिए रवाना हुए थे। और इस अभियान के लिए देखा जाए तो चार्टर्ड आई क्लास पोत MV वासिली गोलोवनिन का चयन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें देखा जाए फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आपको जो अंटार्कटिका में जो भारत का अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था वहाँ से प्रश्न आए थे। देखा जाए वहाँ पे 3 थे, ठीक है, 3 स्टेशन है। एक तो आपका दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा देखा जाए मैत्री है और तीसरा देखा जाए भारती है। तो प्रश्न ये आया था कि इसमें से कौन अभी जो ना कार्य कर रहे हैं, जो चालू है। तो फ्रेंड देखो, दक्षिणी गंगोत्री चालू नहीं है, भारती और मैत्री जो है ये 2 चालू अनुसंधान स्टेशन है। कहाँ पे है, अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका अभियान कब शुरू किया गया, 1981 में शुरू किया गया। इसका 40वां अभियान अभी हाल ही में कहाँ से रवाना किया गया, गोवा के मार्मा गोवा पोर्ट से किया गया, ठीक है। तो चूंकि गोवा की बात हो रही है तो यहीं पे देखा जाए तो राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र स्थित है, गोवा में स्थित है, जो कि संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। देखिए ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला चीज़ है, अगर आपसे पूछ देना कि जो संपूर्ण जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जल्दी माइंड में गोवा जाएगा नहीं। वैसे हम लोग जनरली क्या लगा देंगे, बेंगलुरु लगा देंगे, कहीं पे कर्नाटक लगा देंगे, चेन्नई लगा देंगे, लेकिन गोवा पे ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए गोवा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, यहीं पे है। तो आपका नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर जो है वो आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, और बाकी हम लोगों ने बात कर लिया कौन कौन से अभियान है, कौन कौन से स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, जिसमें से मैत्री और भारती जो है वो अभी कार्यरत है, दक्षिण गंगोत्री नहीं है, और यही पीसेस में प्रश्न आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सोलर हीटेड टेंट। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, -20 डिग्री जो है वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ़ जमी होती है, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो है आर्मी है वो हमारे देश की रक्षा करने के लिए ऐसे कठिन जगहों पे रहती है। इसके लिए हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, 3 इडियट्स मूवी सभी ने देखा होगा। उससे भी ज़्यादा इनको 2018 में जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब इन्होंने उन भारतीय सैनिकों के लिए एक सोलर हीटेड टेंट का जो है वो आविष्कार किया। तो किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचू ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का जो है वो आविष्कार किया। तो इस टेंट की खासियत फ्रेंड ये है, जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख वगैरह क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ पे एक तरीके से लद्दाख की ठंड में एक तरीके से ये टेंट क्या करेगा, कवच का कार्य करेगा। यानी कि जैसे कि जब रात होगी, रात में जब देखते हैं टेम्परेचर वहाँ पे -14 -15 डिग्री पे चला जाता है, तो इस टेंट के अंदर का जो तापमान होगा वो +15 डिग्री तक होगा। तो इस टेंट के अंदर जो है भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द जो है रातें गुजारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, काफ़ी राहत उनको मिलेगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचू जी ने इस आविष्कार किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोलर हीटेड टेंट। ठीक है, सोनम वांगचू। अगला है हमारा नैनो स्नीफर। भाई नैनो स्नीफर क्या है फ्रेंड? ये डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है? विस्फोटक को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, जो एक्सप्लोसिव होता है, जो विस्फोटक होता है, उसी ट्रेस करने वाला डिटेक्टर है नैनो स्नीफर। तो आइए बात करते हैं, क्योंकि ये विश्व में जो है पहला इस तरह का है, जो जिस टेक्नोलॉजी पे इसको विकसित किया गया है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने IIT बॉम्बे इंक्यूबेट स्टार्टअप नैनो स्नीफर टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित नैनो स्निफ दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर, जिसे हम माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया। किसके द्वारा ये बनाया गया? सबसे मेन चीज़ IIT बॉम्बे की जो इंक्यूबेटर स्टार्टअप स्निफर नैनो स्निफर टेक्नोलॉजी है, उसी के द्वारा विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है? नैनो स्निफर विकसित किया गया है। नैनो स्निफर जो कि विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव जिसे हम विस्फोटक कहते हैं को ट्रेस डिटेक्टर जो है उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट कर लेगा ये जो डिवाइस है, मात्र 10 सेकंड में जो है वो विस्फोटक को पता लगा लेगी और उसको क्या कर लेगी, असफल कर देगी, उसको ध्वस्त कर देगी, उसको डिटेक्ट करके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? नैनो स्नीफर, IIT बॉम्बे। ठीक है, ये चीज़ है। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा, क्या देखा हम लोगों ने? नेशनल देखा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे। तो हम देखेंगे कि विश्व पटल पे जो साइंस एंड प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड आइए अब देखते हैं विश्व के क्षेत्र में विश्व स्तर पे क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैंसन क्रेटर। हैंसन क्रेटर एक व्यक्ति थे, अश्वेत व्यक्ति थे। इनके सम्मान के लिए चंद्रमा पे क्रेटर है जिसका नाम हैंसन क्रेटर रखा गया है। तो देखते हैं किसके द्वारा रखा गया। आप इनको देख सकते हैं इनकी पिक को। तो ये रखा गया अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर स्थित एक क्रेटर का नाम हैंसन क्रेटर जो है वो रखा है। हैंसन क्रेटर, यहाँ पे हैंसन होना था। ये देखा जाए हैंसन कौन है, तो यह नाम अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो ये जो है 1909 में जो है अलेक्जेंडर हैंसन जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिनके सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो चंद्रमा पे जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर है उसका नाम हैंसन क्रेटर रखा। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अगर हम हैंसन क्रेटर की बात करते हैं जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे स्थित है, ये देखिए 2 क्रेटर के बीच में है। कौन सा ये 2 क्रेटर है? एक डे गेरलाचे है, ठीक है, और दूसरा देखा जाए तो सेवन
ड्रूप क्रेटर। ठीक है, इन्हीं दोनों क्रेटरों के बीच में ये क्रेटर है, कौन सा क्रेटर है भाई, हैंसन क्रेटर। बता इसलिए रही हूँ क्योंकि फ्रेंड एक आपने अभियान सुना होगा, एक कार्यक्रम सुना है नासा का कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है, आर्टेमिस। ठीक है, पूछ सकता है आर्टेमिस कार्यक्रम किसका है, तो ये आर्टेमिस कार्यक्रम जो है ना फ्रेंड, ये है आपका नासा का। ठीक है, कार्यक्रम। तो भाई ये नासा का कार्यक्रम है, तो ये किस चीज़ के लिए है, ये है जो नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य है चंद्र खोजकर्ताओं को उतारना। ठीक है, तो अपने चंद्र खोजकर्ताओं को जो उतारेगा नासा, कहाँ पे, इसी क्रेटर पे जो चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव है, और उसका नाम क्या है उस कार्यक्रम का, आर्टेमिस क्रेटर, तो वो यहीं पे उतारेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का है, कहाँ पे जाएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जाएगा, कहाँ पे, हैंसन क्रेटर। हैंसन क्रेटर कहाँ पे स्थित है, दो क्रेटर के बीच में कौन कौन से हैं, ड्रे गेरलाचे और सेवन ड्रूप क्रेटर। ये भी पूछ सकता है ये दोनों क्रेटर कहाँ पे, ये भी दोनों चंद्रमा पे ही हैं। ठीक है, अगला है हमारा सिराक्यूज 4A। भाई ये क्या है, सिराक्यूज 4A, ये भी उपग्रह है, किसका है, फ्रांस का है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच गुआना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सिराक्यूज 4A फ्रांस का एक अत्याधुनिक उपग्रह है। ठीक है, क्या है ये, फ्रांस का एक अत्याधुनिक उपग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह उपग्रह दुनिया भर में फ्रांस के सशस्त्र बलों को तेजी से और सुरक्षित रूप से संवाद करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि ध्यान से सुनिए, फ्रांस है, फ्रांस की अपनी एक आर्मी है, ये आर्मी कहीं कहीं पे लगी होगी। ठीक है, इनको तैनात किया गया होगा विश्व के जगह जगह पे। तो इन जो बाहर जो फ्रांस की आर्मी है, जो दूर जो कहीं कहीं तैनात है, इन आर्मियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो संवाद होगा, उन संवाद को सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित तरीके से संवाद हो, इस चीज़ को ध्यान में रखने फ्रांस के द्वारा जो है सिराक्यूज मिसाइल का क्या किया गया है, सिराक्यूज उपग्रह को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। यही उसका उद्देश्य है। बाकी अगर हम इसके बारे में अन्य बात करें इस उपग्रहों का, तो ये उपग्रह जो है अपने आसपास के इलाकों का सर्वेक्षण कर सकता है, और साथ ही साथ अगर हमला हो रहा है तो हमले से पहले बच के निकलने में खुद को ये आगे बढ़ा सकता है। यही है सिराक्यूज। तो ये है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनके बीच में, जो फ्रांस की आर्मी है उनके बीचों में। ठीक है, उनके बीच में। ठीक है, बाकी फ्रांस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, मुद्रा क्या है, यूरो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा नेक्स्ट क्या, हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल। ठीक है, हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का जो सब वो किया है, जो सफल परीक्षण किया है, ये विश्व में रूस पहला और अभी तक एकमात्र है। ये जो हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल अभी तक अमेरिका के भी पास नहीं, अगर है भी तो वो ऑपरेशनल नहीं है, जिस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखा जाए जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो रूस ने पहली बार एक पनडुब्बी से, जिसे हम सिरकॉन या फिर जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ठीक है, ये जो हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक जो जिरकॉन मिसाइल है, अगर इसकी बात करें तो ये मिसाइल जो है ध्वनि की 7 गुना रफ्तार, या फिर जिसे मैक, ठीक है, मैक 7 कह सकते हैं, मैक 7 की गति से प्रहार करने में ये मिसाइल जो है सक्षम है। और अगर इसकी और खासियत की बात करें तो ये जो मिसाइल के दागे जाने के मात्र फ्रेंड 2.5 मिनट के अंदर ही अपने टारगेट को तबाह कर देते हैं। इस तरह की जो पावर है, इस तरह का जो मतलब वो है आपका मिसाइल है, वो अभी तक मात्र रूस के पास है, अमेरिका के भी पास नहीं। और अमेरिका क्या कर रहा है, जो रसिया इस तरह का कार्य कर रहा है, वो एक तरीके से सशस्त्र निर्माण को, यानी कि शत्रु जो आपका हथियार निर्माण में एक तरीके से होड़ का कार्य करेगा। लोग और देश प्रेरित होंगे इस तरह की मिसाइल बनाने के लिए। सबसे पहले तो अमेरिका खुद ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की मिसाइल जो है वो अभी तक हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का जो सब परीक्षण किया रूस ने किया है। ये देखा जाए, यह परमाणु है, वो परमाणु पनडुब्बी सेवरोडोविन्स्क से दागी गई इस जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने बेरेंट सी में एक लक्ष्य को निशाना बनाया। तो इसका जो परीक्षण किया गया था फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बेरेंट सी मैंने लगाया, जैसे फिनलैंड का, स्वीडन और जो आपका फिनलैंड है, जो नॉर्वे, यहीं पे आपका जो है वो बेरेंट सी स्थित है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप कारा सी भी जानते हैं, तो यहीं पे ये स्थित है, और यहीं पे इस मिसाइल का क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया था। और यहाँ पे देखा जाए, ये जो मिसाइल है वो अपने लक्ष्य को दागने में काफ़ी ज़्यादा सफल रही, और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2022 तक जो रूस की जो नौसेना है उसमें ये मिसाइल जो है वो शामिल कर ली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग। ठीक है भाई, ये भी सफलता रशिया ने ही
पाई है, रूस की जो फिल्म है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिल्म कौन है, उसके निर्देशक कौन है, बस ये इंपॉर्टेंट कौन सा देश है। तो अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग करने के लिए रूसी अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और फिल्म के निर्देशक क्लिम शिको जो है वो अंतरिक्ष में गए। ठीक है, अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष स्टेशन पर रहे, इन्होंने फिल्म की शूटिंग की। और यह दल जो है अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकाप्लेरोव के साथ एक रूसी सियोज अंतरिक्ष यान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। ये वहां पे गए, फिल्म की शूटिंग के वापस आए और उस फिल्म का नाम था द चैलेंज। ध्यान रखिएगा, द चैलेंज एक अंतरिक्ष में शूटिंग है, अंतरिक्ष में फिल्माई गई एक फिल्म है। कुछ सीन थे उसमें, तो उस सीन को देखा जाए कि शायद, मुझे तो खास पता नहीं है कि शायद वो एक्ट्रेस थी, वो डॉक्टर थी, वहाँ पे अंतरिक्ष में वो बीमार हो गए तो उसके इलाज के लिए वो गई। फिर वही है, मात्र कुछ सीन है फिल्म का जिसको अंतरिक्ष में जा करके इसको फिल्माया गया। और ऐसा करने वाला जो है रूस जो है, इसी के साथ जो रूस है वो अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सी फिल्म है? द चैलेंज है। एक्ट्रेस कौन है? यूलिया पेरेसिल्ड है। और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? क्लिम शिको है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। होप मिशन। होप मिशन फ्रेंड यूएई का है। ठीक है, मंगल ग्रह से संबंधित होप मिशन है। सबसे पहले ये जान लीजिएगा। तो ये देखा जाए, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में होप मिशन जो है, होप नामक मार्स मिशन की घोषणा किया। तो होप मिशन किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का है। किससे संबंधित है? ये जाके जो होप मिशन है ये मंगल ग्रह के वातावरण से संबंधित जो है ये है। और इसको देखा जाए, ये जो मंगल ग्रह पे ये मिशन पहुंच चुका है, होप मिशन, ये 9 फरवरी 2021 को होप मिशन मंगल की कक्षा में पहुंच गया है। और इसी के साथ साथ जो यूएई है, अरब दुनिया का पहला अंतरिक्ष जो अंतराग्रही मिशन है। ठीक है, तो ये अरब दुनिया का पहला अंतर्ग्रही मिशन है। होप मिशन किसके द्वारा? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। ठीक है, होप मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तियानवेन-1। भाई तियानवेन-1 भी फ्रेंड, ये भी चीन का मंगल मिशन है। देखिए, हम लोग लगातार मंगल मिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो तियानवेन-1 जो है, जो कि चीन का मंगल मिशन है, ये तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान को वेइंगचोंग प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 5 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया है? ये तियानवेन-1 जो कि चीन का मंगल मिशन है, इसे लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। और देखा जाए, चीनी अंतरिक्ष यात्री तियानवेन-1 ने प्रथम मार्स रोवर ज्यूरोंग के साथ मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो ये मंगल की सतह पर लैंड किया। तो मंगल के फ्रेंड उत्तरी गोलार्ध, ये मंगल है, मंगल का उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ एक मैदान है, इस मैदान का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूछ ले। तो ये जो तियानवेन-1 है, जो कि मंगल के उत्तरी गोलार्ध में लैंड किया है, और इसका नाम क्या है इस मैदान का? यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया मैदान कहाँ पे है? सबसे पहली बात ये पूछ सकता है, यूटोपिया प्लेनेरिया मैदान कहाँ पे है? ये मंगल पर है। और यहीं पे जो चीन का तियानवेन-1 जो है वो लैंड किया है, वो इस मैदान में उतरा है। ठीक है, जिसको किससे लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ साथ मंगल की सतह पर यह सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसका उद्देश्य क्या है? मंगल की सतह पर पानी, बर्फ, मिट्टी की विशेषताओं का जांच करना, यानी कि ये मंगल की सतह पर उतरेगा। मंगल ग्रह की मिट्टी, वहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ के पानी का वैज्ञानिक जांच करेगा। कौन करेगा? तियानवेन-1 करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देखा जाए तो चीन जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला तीसरा देश बन गया। फ्रेंड, ये ग्रह पे उतरा है, ठीक है, चक्कर नहीं लगा रहा है। नहीं तो आप सोचोगे अरे ये तो भारत ने भी किया था। तो देखिए, भारत का भी इसरो का जो मंगलयान मिशन था, वहाँ वो चक्र वो अभी पृथ्वी पे, मतलब मंगल पर उतरा नहीं था। ये अमेरिका, सोवियत संघ और चीन जो है, ये 3 देश हैं जो मंगल के जो उस पर उतरे हैं। ठीक है, और यहीं पे देखा जाए अन्य जो हैं, एक हमने अभी देख लीजिए किसकी बात किया, हमने बात किया होप मिशन की, जो कि यूएई का है, मंगल ग्रह से संबंधित है। हमने बात किया किसकी बात किया? हमने बात किया तियानवेन-1 की बात किया, जो कि चीन का, ये भी मंगल मिशन है। फ्रेंड, एक नासा का मिशन है। ठीक है, नासा का भी मिशन है जो मंगल से संबंधित है, उसका नाम है परसिवरेंस रोवर। ध्यान रखिएगा, परसिवरेंस रोवर जो कि नासा का है, ये भी मंगल से संबंधित है। और बाकी इसरो का जानते ही मॉम मिशन है, जिसे मंगलयान मिशन के नाम से जानते हैं, वो भी हमारा मंगल से संबंधित है। फ्रेंड, मंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न पूछता है, मंगल ग्रह पे ना सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसे किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं ओलंपस।
ठीक है। ओलंपस मानस जो है वो यहाँ पे, ओलंपस मानस जो है वो यहाँ पे देखा जाए पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जो कि कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह पे। और सबसे छोटा जो उपग्रह है वो भी मंगल ग्रह का, क्या नाम है, फोबोस, ठीक है, फोबोस डिमोस। ये सब प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। लूसी मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसी मिशन जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, नासा का मिशन है। तो ये देखा जाए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन जो क्षुद्र ग्रह जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉयड का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये जो लूसी मिशन है ना फ्रेंड, ये क्या करेगा, जो बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है उनका पता लगाने का, क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है, जो लूसी है, वो देखा जाए तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगी और ये लगभग 12 वर्षों से अधिक समय तक ये क्या करेगी, परिभ्रमण करेगी। तो परिभ्रमण करेगी तो क्या उद्देश्य है, तो लूसी मिशन जो है वो चट्टानी पिंडों के समूहों की जांच के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, जो 2 समूहों में सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो आपका देखा जाए चट्टानी जो पिंड है, जो कि 2 समूहों में सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हीं का अध्ययन करने के उद्देश्य से नासा के द्वारा लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में देखें तो ये 12 वर्षों से अधिक समय तक इसका परिभ्रमण करेगा और इस दौरान जो है ये सौरमंडल के जो जीवाश्म है ना उनकी पड़ताल करेगा, ठीक है, जो कि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है और जो बृहस्पति के साथ क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये जो जीवाश्म है जो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है और साथ ही साथ जो बृहस्पति के साथ जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनका ये अध्ययन करेगा। तो भाई आवश्यकता क्या है इनके अध्ययन करने की, इस शोध से ये पता चलेगा कि इस जो सौर मंडल में जो ग्रह है ना, वो जो ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति है, उन वर्तमान स्थिति के पीछे का कारण क्या है, ये हमें पता चल जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो लूसी मिशन का उद्देश्य क्या है कि जो बृहस्पति का जो ट्रोजन जो क्षुद्र ग्रह हैं, इनके अध्ययन से हमें वर्तमान में जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनकी वर्तमान स्थिति का अध्ययन, उनकी वर्तमान स्थिति का पता चल सकेगा कि जो वर्तमान में उनकी स्थिति है उसके पीछे का क्या कारण है। ये हमें लूसी मिशन के माध्यम से जो इसके द्वारा शोध कार्य किए जाएंगे उससे हमें पता चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निसार नाम से पता चल जा रहा है, नासा, इसरो और सार, ठीक है। सार के बारे में हम लोगों ने देखा, नासा, इसरो, निसार। नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन मिशन। तो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यानी कि नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो लॉन्च है, जो निसार है, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो मिशन है, ये किया जाएगा 2023 में लॉन्च। तो इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का उद्देश्य क्या है, उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी के सतह में परिवर्तन को मापना। यानी कि ये जो मिशन है, ये अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान देखा जाए तो ये 12 दिनों की, ठीक है, 12 दिनों पृथ्वी के सतह का चक्कर लगाएंगे और उस दौरान जो है पृथ्वी के सतह पर जो पृथ्वी पर बर्फ की चादर है, जो पृथ्वी पे जो बर्फ के दृश्य है, उनका चित्रण करेंगे और उन्हीं चित्रण के आधार पर ये बताएंगे कि जो पृथ्वी की सतह है उनमें किस तरीके से क्या परिवर्तन जो होते हैं उसको ये क्या करेंगे, उनके जरिए चित्रण करने का प्रयास करेंगे। निसार जो मिशन है, ठीक है, किसका है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का है, ठीक है, संयुक्त है। एस्ट्रो रोबोट, देखिए कितना क्यूट सा है ये रोबोट, ठीक है, एस्ट्रो रोबोट है ये। और ये क्या करेगा इसके बारे में देख लो। देखो एस्ट्रो रोबोट जो है किसके द्वारा शुरू लॉन्च किया गया है, अमेजोन, ठीक है, अमेजोन। आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो अमेजोन के ही द्वारा देखा जाए तो एस्ट्रो होम रोबोट को लॉन्च किया गया है। जो एलेक्सा देखे होंगे फ्रेंड, एलेक्सा जो लोग अमेजोन वगैरह पे देखा, एलेक्सा जो है ना उसी तरीके का ये भी है, ये भी थोड़ा सा एलेक्सा की तरह ही बातें मानता है। तो ये देखा जाए तो ये अमेजोन जो है ना वो उसने एस्ट्रो होम रोबोट को लॉन्च किया है, जो कि देखा जाए पेरिस्कोप कैमरे के साथ संबद्ध यह रोबोट जो है लोगों के घरों की निगरानी, परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने में डिजाइन किया गया है। तो एक तरीके से ये जितने भी परिवार के जो निगरानी कार्य कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है, नॉर्मल चीज़ों में घर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में निगरानी का कार्य जो किया गया करेगा कौन, आपका एस्ट्रो। तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रो जो है, जो कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा एस्ट्रो होम रोबोट किसके द्वारा, अमेजोन के द्वारा। अगला है
मैफ्लावर 400 फ्रेंड, ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल जहाज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज़ है, यहाँ पे इंटेलिजेंस जहाज़ भी होना चाहिए था, दुनिया का पहला। और इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड क्योंकि इस जहाज़ ने अटलांटिक महासागर को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित जहाज़ है, मानव सहित नहीं है, बिना मानव के इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और ये विश्व का पहला ऐसा जहाज़ है मैफ्लावर 400। तो ध्यान रखिएगा मैफ्लावर 400 क्या है, एक जहाज है और दुनिया का पहला जहाज है जो कि मानव रहित जहाज है जिसने अटलांटिक महासागर को पार किया है। किसके द्वारा बनाया गया है, इसे IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेरे द्वारा जो है वो बनाया गया है। और ये जहाज देखा जाए तो समुद्री प्रदूषण तथा पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला है हमारा 2021 PH27। क्या है भैया 2021 PH27 फ्रेंड, ये है एक क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो अमेरिका के खगोलविदों ने सौरमंडल में अब तक के सबसे तेज परिक्रमा करने वाले क्षुद्र ग्रहों की खोज की है, जिसे क्या नाम रखा गया है, 2021 PH27 नाम दिया गया है। यह देखा जाए 113 दिनों में अपनी कक्षा की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 13 दिन में, एक बुध ग्रह भी है, बुध ग्रह तो मात्र पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर ही दिनों में ही वो क्या कर लेता है, पूरी परिक्रमा कर लेता है, तो फिर ये कैसे इतनी परिक्रमा तेज कर रहा है। लेकिन इसके कुछ कारण है फ्रेंड, इसकी जो जिस तरीके के अभी इस पे कार्य चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है ना बहुत तेजी से जो है वो परिक्रमा कर ले रहा है सूर्य की मात्र 113 दिनों में ही। अभी इस पे शोध कार्य, लेकिन ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा 2021 PH27 क्या है, अब तक का सबसे तेज परिक्रमा करने वाला जो है क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है हमारा देखा जाए तो क्यूटार्क अवनार लेक। तो क्यूटार्क अवनार लेक क्या है फ्रेंड, ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी जो है द्वीप है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी द्वीप, वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसे क्या नाम दिया गया है, क्यूटार्क अवनार लेक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रेंड डेनमार्क है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और ये देखिए आपका ओडाक। ठीक है, ये ओडाक फ्रेंड पहले था, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ओडाक जो है, ये ओडाक जो है इसके पहले था। तो इससे पहले यानी कि इस जो है इसकी बात जो क्यूटार्क अवनार लेक है उसके पहले जो था, जो पृथ्वी का सबसे उत्तरी क्षेत्र था, वो था आपका ओडाक, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब इससे भी उत्तरी यानी कि यहाँ पे जो है इससे उत्तरी क्षेत्र की खोज की गई है। और ऐसा माना भी जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से ये जो द्वीप है ना जल्दी डूब भी जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्यूटार्क अवनार लेक जो है वो अभी तक जो है खोजा गया पृथ्वी का सबसे उत्तरी जो है द्वीप है। ठीक है, कहाँ पे, ग्रीनलैंड के तट पर। ठीक है, अगला चलते हैं। अगले पे देखते हैं मैगलेव ट्रेन। जैसा कि आप ट्रेन देख रहे हैं ना, ये मैगलेव ट्रेन है और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। किसके द्वारा, बट ऑब्वियस है चीन के द्वारा। तो चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है जो कि 600 किलोमीटर प्रति घंटे के शीर्ष गति में सक्षम है। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है ना फ्रेंड, अगर इसकी हम बात करें किस पावर पे चलती है, तो ये चलती है टेम्परेचर। ठीक है, ये देखा जाए तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग पावर पर चलती है। तो ये जिससे ऐसा लगता है ना कि जैसे ये क्या है, चुंबकीय ट्रैक्स पर क्या कर रही है, तैर रही है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, जिस कंडक्टिंग पावर पे ये चलती है ना, इतनी तेज इसकी स्पीड होती है कि ऐसा लगता है ये चुंबकीय ट्रैक्स पे क्या कर रही है, तैर रही है। जिसकी वजह से इस ट्रेन को पता है किस नाम से जानते हैं, इस ट्रेन को हम फ्लोटिंग ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इतनी स्पीड इसकी है कि ये फ्लोटिंग ट्रेन के भी नाम से जानी जाती है, जिसको किसके द्वारा शुरू किया गया है, चीन के द्वारा शुरू किया गया। और ये दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अभी तक की ट्रेन है। ठीक है, मैगलेव ट्रेन। अगला है हमारा कि नौका अंतरिक्ष प्रयोगशाला। ठीक है, नौका फ्रेंड एक रूसी शब्द है। ठीक है, रूसी शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है और नौका का अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान यानी कि साइंस, समझ में आ गया। रूसी शब्द है तो पहले ही समझ में आ गया होगा कि अंतरिक्ष प्रयोगशाला है विज्ञान। ठीक है, रूस का साइंस SCI, तो ये नौका मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, रूसी भाषा में। तो ये क्या है भाई, ये नौका अंतरिक्ष प्रयोगशाला रूस की है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। तो ये देखा जाए जो नौका है ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, किसकी है, ये रूस की है और ये रूस की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। फ्रेंड, ये जो रॉसकॉस्मोस है ना, ये अंतरिक्ष एजेंसी है, किसकी है, रूस की। आपको पता होना चाहिए, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की क्या है, नासा है, जाक्सा है, जापान की है। इसी तरह आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इन सब
स्पेस चीन की क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ से प्रश्नों को पूछता है मैच द फॉलोइंग करा के, तो आपको स्पेस एजेंसी के भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रासकॉसमोस किसकी है? रूस की है। और इसी के सबसे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपने सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? नौका, ठीक है। नौका यानी कि विज्ञान। अगला है सीमोर्ग। क्या है फ्रेंड? सीमोर्ग एक सुपर कंप्यूटर है, किसका है? ईरान का है। तो सीमोर्ग जो कि ईरान के अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग का अनावरण किया है। किसके द्वारा इसको बनाया गया है? ईरान के अमीर करीब प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा घरेलू रूप से इसको विकसित किया गया है, ठीक है। सीमोर्ग क्या है? ईरान का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। हम भारत का भी अभी देखेंगे कौन सा है। अब देखते हैं सबसे छोटा ब्लैक होल, यूनिकॉर्न, ठीक है। क्या नाम है? देख लेते हैं। यूनिकॉर्न है जो अब तक का खोजा गया सबसे छोटा ब्लैक होल कौन सा है? यूनिकॉर्न है। तो देखा जाए खगोलविदों ने एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है जो पृथ्वी के सबसे पास है और अब तक के खोजे गए ब्लैक होल में सबसे छोटा है। ये पृथ्वी के सबसे पास है। लगभग कितना माना जा रहा है? 1500 प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष दूर जो है वो स्थित है पृथ्वी से, इसलिए ये पृथ्वी के सबसे पास माना जा रहा है और अब तक का खोजा गया सबसे छोटा ब्लैक होल है, जिसका नाम क्या है? यूनिकॉर्न ब्लैक होल। तो यूनिकॉर्न क्या है? एक ब्लैक होल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगले पे बढ़ते हैं और अगला है पदार्थ की 5वीं अवस्था। भाई पदार्थ की अभी तक हम लोग 4 अवस्था जानते थे। 4 अवस्था कौन थी? है सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैस थी और एक आपकी थी प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा थी। प्लाज्मा को ये फ्रेंड क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था ही होती है प्लाज्मा भी, लेकिन इसमें क्या है? ये आयनित होती है, ठीक है। तो हम 4 तो जानते थे अवस्था, और जानते ब्रह्मांड में जो है ना प्लाज्मा ही सबसे 96% प्लाज्मा ही है पूरे ब्रह्मांड में। तो अभी तक हम पदार्थ की 4 अवस्था जानते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा 96% जो है ब्रह्मांड में प्लाज्मा है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक चौथी के स्थान में 5वीं अवस्था की भी खोज कर ली है, और उस 5वीं अवस्था के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या है। तो वैज्ञानिकों को पदार्थ की 5वीं अवस्था के पाए जाने का प्रमाण मिला है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। इस 5वीं अवस्था को क्या नाम दिया गया है? रुबिडियम बोस आंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में दीर्घकाल तक अस्थायी रूप से रह सकती है। फ्रेंड बात करें ना 1920 की, तो भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक्चुअली उन्होंने इसको खोजा था, प्रामाणिकता दी गई थी। जो जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके द्वारा जो इसको प्रामाणिकता दी गई थी, लेकिन एक तरीके से 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और जो जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है उनके द्वारा पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में जो है बताया गया था। लेकिन अब जो है इसके प्रमाण वर्तमान में वैज्ञानिकों को मिल गए हैं, और इसका नाम क्या रखा गया? रुबिडियम बोस आंस्टीन कंडेंसेट। पूछ सकता है पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा बोस आंस्टीन कंडेंसेट नाम है, ठीक है। तो यही चीज़ था इसके बारे में, मेन चीज़ जो हम लोगों ने बात किया। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं वॉश पहल क्या है। वॉश इनिशिएटिव फ्रेंड ये WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। देखते हैं ये चीज़ क्या है। तो वॉश पहल की जो शुरुआत थी वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी, ठीक है। कब किया गया था? WHO के 13वें जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क में बहुपक्षीय कार्यवाहियों के माध्यम से लगभग 3 मिलियन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए वॉश यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन यानी कि जल सफाई और स्वच्छता पहल को शामिल किया गया था। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो वॉश रणनीति है फ्रेंड, इसके बारे में अगर बात करें तो वॉश रणनीति जुलाई 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई थी। सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता आदि के मानवाधिकार की प्रगतिशील प्राप्ति की आवश्यकता के आधार पर इसको अपनाया गया था। और ये किससे संबंधित है? जल सफाई और स्वच्छता में सुधार से संबंधित है। तो वॉश इनिशिएटिव जो है वो WHO का संबंधित है इनिशिएटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि विश्व में शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर। तो देखते हैं प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस देश के पास जो है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो एक सीक्वेंस देख लेते हैं, फिर भारत का भी देख लेंगे। तो देखा जाए सबसे पहले जो है वो है सबसे जो सुपर कंप्यूटर है शीर्ष जो है वो है जापान का कंप्यूटर, क्या नाम है? फुकागू, ठीक है। निर्माता कौन है इसके? फुजित्सु हैं। और ये देखा जाए कितना इसका जो गति है पेटाफ्लॉप से है, जो कि 442 पेटाफ्लॉप गति है किसका? फुकागो, जो कि विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, किसका है? जापान का है, ठीक है। कितना है? 442। दूसरा है समिट।
समिट जो कि अमेरिका का है, किसके द्वारा विकसित किया गया इस कंप्यूटर को? IBM के द्वारा, इंडियन बिजनेस मशीन के द्वारा। क्या नाम है इसका? 142.6 पेटाफ्लॉप है। तीसरा है सियरा, ठीक है, सियरा एक स्थान भी है, वहां पे अमेरिका में है, उसी के नाम पे इस कंप्यूटर का नाम रखा गया। सियरा जो है तीसरा स्थान आता है सुपर कंप्यूटर में, अमेरिका का है, इसको भी IBM के ही द्वारा तैयार किया गया है। कितना पेटाफ्लॉप है? 94.6 पेटाफ्लॉप है। नेक्स्ट है हमारा चीन का है सनवे ताइहुलाइट, ठीक है, सनवे ताइहुलाइट जो है चीन का सुपर कंप्यूटर है, जो कि चौथा स्थान है विश्व में, और इसको देखा जाए NRCPC के द्वारा इसको निर्मित किया गया, और इसकी जो स्पीड देख लीजिए, इसकी जो गति है वो 93 पेटाफ्लॉप है। और अंत में जो 5वें नंबर पे आता है वो अमेरिका का आता है, क्या नाम है? परमोलेटर जो है, पर्ल मुटर जो है वो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, इसका विश्व में 5वां स्थान है। गति के हिसाब से इसकी स्पीड देख लीजिए तो 64.6 पेटाफ्लॉप है, अमेरिका का है, HPE के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। अब आ जाते हैं तो भारत भी देख लेते हैं, बहुत देख ली दुनिया। तो देखा जाए जो है द्रुतम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 3 जो है वो सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए, जिसमें देखा जाए परम सिद्ध जो कि 90 स्थान पे आता है। विश्व के सुपर कंप्यूटर, विश्व में जो कंप्यूटर है, शक्तिशाली कंप्यूटरों में जो 90 स्थान आता है, भारत का आता है। कौन से कंप्यूटर का? परम सिद्ध कंप्यूटर का। 108वें स्थान पे देखा जाए, 108 स्थान पे देखा जाए तो प्रत्युष आता है, वहीं देखा जाए मिहिर का स्थान आता है 188 स्थान पे, ठीक है। अब वहीं पे बात करें इसकी पेटाफ्लॉप, इसकी क्या गति है, किसकी जो परम सिद्ध है जो कि अंडर 100 में आ रहा है, तो लीप देखा जाए लीन पेज बेंचमार्क पर परम सिद्ध सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संस्थान गति क्या है? 4.6 पेटाफ्लॉप है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला बढ़ते हैं, और अगला है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स भी देख लेते हैं भाई। ये इंडेक्स है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अपने आप में काफ़ी बड़ा एक कंसर्न का मामला हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से हमें इंडेक्स भी देख लेना चाहिए कि भारत में, विश्व में देखा जाए साइबर सिक्योरिटी को लेकर के विश्व की स्थिति क्या है। तो ये देखा जाए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, जिसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, और इस बार का ये चौथा संस्करण था, इसको वर्ष 2015 से जारी किया जा रहा है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था? तो देखा जाए ITU यानी कि देखा जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के 193 देशों एवं फिलिस्तीन, टोटल लगभग देखा जाए 194 देशों के इस सूचकांक में सिर्फ 5 देश देखिए कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ की साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, 100 जो इसका स्कोर है, और इसी के साथ साथ ये पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे देखा जाए यूनाइटेड किंगडम है और सऊदी अरब है, कितना स्कोर के साथ? 99.54 के साथ दूसरे स्थान पे। साइबर सिक्योरिटी के मामले में तीसरे स्थान पे एस्टोनिया आ जाता है 99.48 के साथ तीसरे स्थान पे, और वहीं देखा जाए चौथे स्थान पे देखा जाए तो कोरिया गणराज्य आ गया, सिंगापुर स्पेन है 98.52 और वह चौथे स्थान पे है, और यहाँ तीसरे स्थान पे एस्टोनिया था, ठीक है। 5वें स्थान पे देखा जाए रूस है, संयुक्त अरब अमीरात है, मलेशिया है 5वें स्थान पे, कितने स्कोर के साथ? 98.08, ठीक है। भारत की स्थिति और इसी के साथ साथ भारत की जो है अन्य यानी कि ब्रिक्स देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं फ्रेंड? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स में। और साथ ही साथ भारत की स्थिति देख लीजिए फ्रेंड 10वें स्थान पे, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है। वहीं देखा जाए तो ब्राजील को देख लीजिए, वहीं देखा जाए रूस का अभी हम लोगों ने देखा 5वां स्थान है। चीन का देख लीजिए फ्रेंड 33वें स्थान पे, ठीक है। चीन का जो स्थान है वो 33वां 92.53, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो रूस का देख लीजिए 98.06 है, और ब्राजील का देख लीजिए 96.6 है जो कि 3वें स्थान पे। वहीं पे देखा जाए दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पे 78.46, हमारा फिर भी मच बेटर है 97.5 है जो हमारा स्कोर है ब्रिक्स देशों में। चाइना से हम देखा जाए तो काफ़ी ठीक है 33 और 10, ठीक है, इतना स्कोर इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो स्थान रहा है। अगला देखते हैं, और अगर अगला है फ्रेंड लैंडसैट 9 उपग्रह, ठीक है। तो लैंडसैट का जो 9वां जो है ये उपग्रह है, ठीक है, नासा का ये उपग्रह है। तो नासा द्वारा लैंडसैट 9 उपग्रह को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो यह एक भू निगरानी जो है प्रक्षेपण उपग्रह है, इसी वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। और ये जो उपग्रह है लैंडसैट 9 क्या है? ये एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, यानी कि यह क्या करेगा? अर्थ के मॉनिटर करेगा, ठीक है। और अर्थ की मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, जिसकी वजह से इस उपग्रह को नासा का क्या कहते हैं फ्रेंड? आकाश में स्थित नई आंख,
ठीक है, नई आंख, यानी कि न्यू आई इन द स्काई, किसकी, नासा। तो ये जो लैंडसेट 9 है जो कि एक अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, इसको हम नासा के आकाश में स्थित आई कहते हैं और जो कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने में काफ़ी मदद करेगा। और इसके बारे में देखें तो यह नासा और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का एक संयुक्त मिशन है जिसे लैंडसेट 8 उपग्रह के साथ मिलकर पृथ्वी की सतह की तस्वीर एकत्रित करेगा। तो ये जो अध्ययन है, जो तस्वीर इकट्ठी करेगा, ये किसमें हमें अध्ययन करने में मदद करेगा, क्या क्या चीज़, जैसे कि जो इसके द्वारा जो भेजी गई छवियां होगी उनका उपयोग करके हम वनों के स्वास्थ्य का, प्रवाल वृत्तियों का, पानी की गुणवत्ता की निगरानी कर, ग्लेशियर के पिघलने के अध्ययन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इसके द्वारा भेजी गई तस्वीरों को हम, इसके द्वारा जो भेजी गई तस्वीरें उनका उपयोग कर सकते हैं इन विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, लैंडसेट 8 के साथ जाकर के ये चूंकि मिलकर कार्य करेगा, तो लैंडसेट 8 जो इसको लॉन्च 2013 में किया गया था, नासा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे आगामी मिशन जो हैं, जो हैं कौन कौन से इसरो के जो आगामी मिशन हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसरो का आगामी मिशन है वो है RISAT-1A। कब है, इसको अपेक्षित जो है लॉन्च 2021 अभी माना जा रहा है और इसका जो ये अभी रिसेंटली लॉन्च भी किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो यह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो कि यह भूमि आधारित मिशन होगा। ठीक है, तो इमेजिंग जो है ये उपग्रह है, सैटेलाइट है और यह क्या है, यह एक भूमि आधारित मिशन है। नेक्स्ट है हमारा गगनयान 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2022 में इसको लॉन्च करने की मतलब योजना बनाई जा रही है और यह एक मानव रहित अंतरिक्ष यान होगा। फ्रेंड, गगनयान के बारे में जान लो थोड़ा सा। गगनयान की अगर हम बात करते हैं तो ये एक मिशन है, किसका मिशन है, इसरो का मिशन है। ठीक है, गगनयान मिशन, इस मिशन के तहत देखा जाए तो 3 अंतरिक्ष यान, ठीक है, 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा और इस 3 में देखा जाए तो जो 3 में से 2 जो होगा वो मानव रहित होगा और जो 1 होगा वो होगा मानव सहित, यानी कि मानव युक्त मिशन होगा। 3 में से 2 मानव रहित होगा, ठीक है, और 1 जो होगा वो होगा मानव सहित। तो ये जो मानव सहित होगा यानी कि मानव युक्त होगा और जो मानव युक्त मिशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे हम क्या, ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। और इस मानव रहित जो मानव युक्त मिशन में देखा जाए 1 महिला होगी और 2 जो है पुरुष होंगे, यानी कि 1 महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है वो जाएंगे। तो याद रखिएगा गगनयान का 3 है, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये मिशन है तो इसको गगनयान 1 को जो देखा जाए वर्ष 2022 में जून में माना जा रहा है लॉन्च होगा और ये मानव रहित अंतरिक्ष यान जो है उड़ान परीक्षण करेगा। ठीक है, मानव रहित। वहीं पे बात करते हैं आदित्य L1। अभी हम लोगों ने बात किया कि भारत का पहला सूर्य मिशन है, ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। तो यहाँ पे 2022 में इसको लॉन्च करने की उम्मीद है और ये सौर्य कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष यान है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ठीक है, अगला है हमारा चंद्रयान 3। ये 2022 में इसको लॉन्च करने की उम्मीद है और ये लैंड और रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसमें क्या है कि लैंडर है और जो रोवर है उनको जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी चंद्रमा पे। किस मिशन के तहत, चंद्रयान 3 मिशन के तहत, जिसको 2022 में माना जाए। चंद्रयान 1 फ्रेंड कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था, और ये भारत का पहला मिशन था चंद्रयान 1 और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर शार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन जो था चंद्रयान 1 था, कब था, 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, शुक्रयान 1 को भी लॉन्च किया जाएगा, 2024 में योजना बनाई जा रही है और ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजेगा। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इसरो का मिशन है, 2024 में इसकी संभावना मानी जा रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं 2021 में जो चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन के जो विभिन्न तथ्य हैं, हम उनको थोड़ा सा एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कौन कौन से। सबसे पहले देखिए क्या है, कंपनी है, एक तरफ उस कंपनी को उस देश से संबंधित है, उसके संस्थापक है, स्थापना, उनके जो संबंधित अन्य तथ्य हैं जहाँ से इस पॉसिबिलिटी है प्रश्नों के पूछे जाने की। तो सबसे पहला है ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जो है वो कंपनी किस देश से संबंधित है, यूएसए से संबंधित। और ब्लू ओरिजिन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के संस्थापक हैं, इन्हीं की ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में किया गया था। और ये जो है ये वर्ष जुलाई 2021 में जेफ बेजोस और अन्य 3 लोगों, कौन कौन से थे, मार्क बेजोस, वेलिन फंक और ओलिवर डीमेन जो है पृथ्वी के वातावरण से बाहर यात्रा कर पृथ्वी पर लौटे। किस यान से गए थे, न्यू शेफर्ड यान से गए थे। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बेजोस का, ये लोग गए थे एक तरीके से पृथ्वी से जो बाहर का वातावरण उसकी यात्रा करके वापस लौटे हैं न्यू शेफर्ड यान के द्वारा। ठीक है, अगला है
वर्जिन गैलेक्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लो, ठीक है। अभी बताती हूँ क्यों। वर्जिन गैलेक्टिक जो कि कंपनी है जो कि यूएस से संबंधित है और इसके संस्थापक रिचर्ड ब्रेसन हैं, इन्होंने इसकी स्थापना 2004 में वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना किया था। और इस अंतरिक्ष की, ठीक है, इससे संबंधित इस अंतरिक्ष की एक सब ऑप्टिकल उड़ान में रिचर्ड ब्रेंसन के साथ भारतीय मूल की सिरिसा बांदला और 5 अन्य लोग जो थे शामिल थे। इस कारण से इसमें जो है संबंधित है। जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम क्या है, बीएसएस यूनिट था। और इस अंतरिक्ष यान में जो गैलेक्टिक कंपनी के जो मालिक हैं, जिनका नाम है क्या नाम है उनका, रिचर्ड ब्रेसन है, इन्होंने जो है ये लोग गए थे अंतरिक्ष में। और उस सब ऑर्बिटल उड़ान में देखा जाए तो एक भारतीय मूल की सिरिसा बांदला भी थी, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेस एक्स आपको लगातार नाम सुन रहे होंगे, यूएस बेस्ड है और इसके मालिक कौन है, एलन मस्क हैं, ठीक है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं और इन्हीं कंपनी स्पेस एक्स है और ये वर्ष 2002 में स्थापित हुई थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनवरी 2021 में फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था इसके द्वारा, ठीक है। अगला है हमारा, अब हम देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जहां से हमारे मतलब कुछ जो शेष बच जाते हैं उनको देख लेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित मरीकेरे प्राइमरी स्कूल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल बना। तो सबसे पहले कौन सा स्कूल, देश का पहला ऐसा स्कूल है जिसने सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है, वो नाम है मरीकेरे प्राइमरी स्कूल। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के मल्लेश्वरम में स्थित है। और इस स्कूल के जो छात्र हैं, स्कूली छात्रों की मदद से 75 उपग्रहों को लॉन्च किया जाने की तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। अगला है पैराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। कौन सी बनी है, लखनऊ मेट्रो बनी है। और इसी के साथ साथ देखिए पैराबैंगनी किरणों से इन्होंने सैनिटाइज किया है मेट्रो कोच को। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलाने वाला भी राज्य है, पहला राज्य बना सर्वाधिक शहरों में, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और ये जो गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद, यहाँ पे अभी काम चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ सर्वाधिक शहरों में मेट्रो चलाने वाला देश का पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जो राजधानी लखनऊ मेट्रो है वो पैराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा भी बनी है। अगला है हमारा दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाया जाने वाला उपग्रह यूटेलसेंट क्वांटम लॉन्च किया है। किसके दोखों से किया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। किसके रॉकेट से, किस रॉकेट से, एरियन 5 रॉकेट से। तो ये देखिएगा यूटेलसेंट क्वांटम जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा एरियन 5 रॉकेट के से लॉन्च किया गया है। और ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः उपयोग में लाए जाने वाला उपग्रह है, ठीक है। 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान और नाक का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण में किया जा सकता है। किसके द्वारा किया गया, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा 3D प्रिंटिंग के जरिए कृत्रिम कान यानी कि आर्टिफिशियल कान और आर्टिफिशियल नाक का निर्माण किया गया। और इसका इस्तेमाल जो है जब अंग प्रत्यारोपण किया जाता है तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यहीं पे अगला है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन जाएगा। कब तक बन जाएगा, 2030 तक। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत 2030 तक बन जाएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा उपभोक्ता करेगा वो कौन होगा, चीन होगा। चीन के बाद अमेरिका है और अभी ये 2030 तक तीसरा जो बन जाएगा वो भारत बन जाएगा। किस रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार। किसके द्वारा जारी की जाती है, ये जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, ठीक है। डिप्कोवेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसके द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ के अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। क्या नाम है, ये एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है जिसका नाम है डिप्कोवेन, ठीक है। किसके द्वारा, डीआरडीओ के अनुसंधान प्रयोगशाला के द्वारा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से था आज का हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सेक्शन थे। मेरी थोड़ा स्पीड थोड़ा ज़्यादा थी, मैंने जानबूझ करके स्पीड को थोड़ा सा रखा है। अगर आप लोग को ज़्यादा स्पीड लगती है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है। लेकिन वही चीज़ें हैं कि जितना ज़्यादा
ज़्यादा हम रिवीजन कर सके, ठीक है। बाकी जो आपको PDF है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे आप सर्च करके वहाँ पे आप जा करके जो है PDF आपको वहाँ पे मिल सकती है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम कुछ आती है तो आप डायरेक्ट जो है डिकोड एग्जाम जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपने जाइए और डिकोड एग्जाम को सर्च करिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित जो PDF है, जो लेक्चर्स है उसके संबंधित PDF अवेलेबल होगी। आप वहाँ पे जा करके डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पे पहली बार आया है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है फ्रेंड। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।